वृक्ष रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि जो झाड़ होते हैं, जो झाड़ पौधे जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकते हैं। रेगिस्तान क्या होता है? एक मिट्टी का इलाका होता है जहाँ वृक्ष नहीं होते, वहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है? पानी की कमी होती है। समुद्र से भाप बनकर जो पानी उड़ता है वो वृक्ष के कारण ठंडा होकर धरती पर बरसता है। अब जो समुद्र का पानी जब भाप बनता है तो भाप बन के वो क्या होता है? ऊपर उड़ता है, और वो वृक्ष के कारण, यानी जो हमारे झाड़ हैं उनके कारण, ट्री जो है उनके कारण वो क्या होता है? पानी ठंडा होकर धरती पर बरसता है, जिससे खेतों में हमारी फसलों को पानी मिलता है। और फिर क्या होता है? वो जब बरसता है तो हमारी जो खेत हैं उनकी फसलों को पानी मिलता है। वृक्ष हमारी सांस से निकली प्रदूषित हवा को स्वयं इस्तेमाल करके बदले में हमें ऑक्सीजन से भरपूर साफ हवा देते हैं। यानी वृक्ष जो है हमारी सांस से निकली प्रदूषित हवा को, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी जो अंदर की जो हवा होती है, तो हम सांस लेते हैं तो जो हमारी बाहर की हवा, अंदर की हवा होती है वो बाहर आती है, और फिर जब हम अंदर सांस खींचते हैं तो बाहर की हवा हमारे अंदर जाती है। तो वही कह रहे हैं कि वृक्ष हमें हमारी सांस से निकली प्रदूषित हवा को स्वयं इस्तेमाल करके बदले में हमें ऑक्सीजन से भरपूर सांस देती है। अगर ये जो वातावरण या पर्यावरण हमारा इतना साफ ना हो तो हमें क्या है? प्रदूषित हवा मिलती है, जैसे कि धुएं वाली, केमिकल वाली, ये सब हवाएं मिलती है। लेकिन जो ये हमारे वृक्ष हैं वो हमारी जो सांस की हवा को क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन से भरपूर करके साफ हवा हमें देते हैं, जिससे हमारा खून साफ होता है और हम स्वस्थ रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून क्या होता है? साफ हो जाता है और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, यानी कि एकदम गुड, अच्छे रहते हैं। वृक्षों से हमें ईंधन और इमारतों के लिए लकड़ी आदि मिलती है। अब क्या कह रहे हैं कि वृक्षों से हमें ईंधन मिलता है, यानी खाद बनता है, और इमारतों के लिए लकड़ी, जैसे कि हम घर बनाते हैं, इमारत, तो हम जब घर बनाते हैं तो उसके लिए हम लकड़ी यूज करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, इमारतों के लिए हमें लकड़ी मिलती है, हम लकड़ियों का घर बनाते हैं, हम लकड़ियों से घर बना सकते हैं। लकड़ियों से हम आग यानी ठंडी में हम आग जला के गर्माहट कर सकते हैं। लकड़ियों के बहुत फायदे हैं। और लकड़ियां हमें कहाँ से मिलेंगी? वृक्ष से, यानी ट्री से। और ट्री को क्या करना पड़ेगा हमें? वो हमारे पर्यावरण में उसे उगाना पड़ेगा। उनसे हमें गोंद, रेजिन, लीसा, छाल, जड़ी बूटियां आदि नाना प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। अब वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं, जो झाड़ के जो लकड़े होते हैं, अब उनके फायदे बता रहे हैं कि उन लकड़ियों से हमें क्या मिलता है, उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो उन लकड़ियों से, झाड़ की लकड़ियों से हमें गूंद मिलते हैं, यानी झाड़ के अंदर जो चिकने चिकने गूंद होते हैं ना, हमें गूंद मिलते हैं, रेजिन मिलती है, लीशापन मिलता है, छाल मिलती है, उसकी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो दवाएं बनाने के लिए काम आती हैं, आदि नाना प्रकार की जीवनोपयोगी वस्तुएं मिलती है। यानी हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी जो तने की जो छाल होती है वो बीमारी में काम आती है, उसकी दवाएं बनती हैं। और जो नीम की पत्तियां होती हैं वो भी औषधि कहलाती है, उससे भी दवाएं बनती हैं। यानी जो झाड़ है वो हमें हवा तो देते ही देते हैं, ताजी हवा, और
फल फूल तो देते हैं, लेकिन वो हमारी बीमारी के इलाज में भी उनकी जड़ी बूटियां काम में आती हैं। तो बताया गया है कि वृक्ष हमारी जिंदगी में किस तरीके से काम में आते हैं, यानी वृक्ष लगाने से हमें नुकसान नहीं, एटलीस्ट फायदा ही होगा, हमारे पॉजिटिव नहीं है, अच्छे के लिए वृक्ष बनाए गए हैं। उपजाऊ मिट्टी, लेकिन खेद की बात है कि वृक्ष के इन्हें गुणों के कारण लोग वृक्ष की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत बुरी बात है, सोचने वाली बात है कि जो वृक्ष की बारे में इतनी जानकारी है कि हाँ भाई झाड़ से हमें ये फायदा है, झाड़ हमें जड़ी बूटियां देगा, झाड़ हमें खाने को फल देगा, झाड़ हमें हवा देता है, ये यानी इतने फायदे हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी जो है वृक्ष के गुणों की यानी इतने जानने के बाद कि इसमें इतने गुण हैं, इतनी कैपेबिलिटी है, इतने यानी अच्छे अच्छे फायदे हैं, उसके बाद भी जो है लोग उसे काटने के लिए अंधाधुंध तैयार बैठे हैं, जिससे धरती वीरान होती जा रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, वर्षा अनियमित हो रही है। यानी जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब सब वृक्ष का जो है झाड़ को काटने के पीछे पड़ गए, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो धरती है वो वीरान हो गई है, यानी हर जगह जो है सन्नाटा सा है, एकदम कोई चीज की यानी हरियाली नहीं दिख रही है, सिर्फ जमीन ही जमीन दिख रही है, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं और वर्षा अनियमित होती जा रही है, और जिसकी वजह से जो बारिश है वो कम होती जा रही है, बारिश भी जो है अब ज्यादा नहीं बरसती। क्यों नहीं बरसती? क्योंकि जो लोग हैं वो पेड़ पौधे काटने के पीछे पड़े हैं। अब जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, झाड़ नहीं होंगे, तो बारिश कहाँ से आएगी? जहाँ रेगिस्तान मट्टी ही मट्टी रहेगी। उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में पहुंच रही हैं, जिससे वे उथली हो रही हैं और वर्षा का पूरा पानी अपने में ना समा पाने की से नदियों में भीषण बाढ़ें आती हैं। अब जब बारिश नहीं है, यानी जब झाड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो मिट्टियां जो हैं वो क्या होती हैं? उथली हो रही हैं। वो जो है वर्षा का पूरा पानी कहाँ जाता है? समंदर में। तो जो समंदर और नदियों में, तो जिसकी वजह से क्या होती है? भीषण बाढ़ें आती हैं, यानी बाढ़ आ जाती है। अब जब नदियां और समंदर भर जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। अर्थ जगह जगह सूखा पड़ रहा है, मौसम बदल रहा है, जिससे फसलों की पैदावार ठीक से नहीं हो पा रही है। अब क्या हो रहा है कि जगह जगह जो है वो मौसम जो है बदल रहा है, जिससे फसलों की जो पैदावार है वो ठीक से नहीं हो रही है। अब जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, अब बारिश नहीं होगी तो जो सब पानी जो है वो क्या होगा? नदी और समंदर में भरेगा, और समंदर नदी में ज्यादा पानी भरेगा, जिसकी वजह से जो है बाढ़ आ जाएंगी। तो फिर क्या है? मौसम जो है सही ढंग से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पैदावार भी अब जो खेत हैं वो बराबर नहीं हो रहे हैं। वृक्ष तैयार होने में बहुत समय लेते हैं, अर्थ उन्हें लगाने और पालने पोसने के बजाय यदि उन्हें यूं ही काटते रहे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और धरती पर अनेक प्रकार की विपदाएं आने लगेंगी। यदि अगर वृक्ष तैयार
होने में बहुत समय ऐसे भी वृक्ष तैयार होने, यानी जैसे जो झाड़ पौधे होते हैं, जो झाड़ और पेड़ होते हैं वो क्या है, बढ़ने में बहुत टाइम लेते हैं। एकदम से वो वृक्ष जो है वो बड़े नहीं हो जाते। इसलिए तो उन्हें लगाने और पालने पोसने के बजाय यदि उन्हें ही हम काटते रहे, तो अगर हम उन्हें यानी एक तो वो बढ़ने में इतना टाइम लेते हैं, तो ऊपर से हम उन्हें पालने यानी उगाने, पालने पोसने में, बढ़ाने में हम इतना टाइम लगाते हैं, तो बजाय उसके पालने पोसने के बजाय हम उसे काटते रहे, तो पर्यावरण जो है दूषित हो जाएगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा और धरती पर अनेक प्रकार की विपदाएं आने लगेंगी और धरती पर जो है तरह तरह की मुसीबतें और प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। और अपने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षों को लगाना और उनकी देखभाल करना हम सभी का परम कर्तव्य है। अब जो है हमारा पर्यावरण है उसको संतुलित रखने के लिए, यानी हमारे एनवायरनमेंट को एकदम यानी लेवल में रखने के लिए हमें वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। एक तो हवा को शुद्ध करने के प्राकृतिक कारखाने वृक्षों तथा वनों की कटाई से शुद्ध और अशुद्ध हवा का संतुलन तो बिगड़ रहा है। यानी एक तो जो हवा है तो उसको शुद्ध करने के लिए जो प्राकृतिक कारखाने वृक्षों तथा वनों की कटाई से शुद्ध और अशुद्ध हवा का संतुलन तो बिगाड़ रहा है। जो हमारी हवा है तो वो क्या है, प्राकृतिक हवा तो हमें मिल नहीं रही है, लेकिन जो कारखाने हैं, जो मशीनें हैं, जो प्रदूषण कंपनियां हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी हवा जो है अशुद्ध होती जा रही है, खराब होती जा रही है। दूसरे सैकड़ों कल कारखाने दिन रात अपनी नदियां, अपनी चिमनियों से धुआं उगलकर हवा को अशुद्ध करते रहते हैं। और जो दूसरे सैकड़ों कल कारखाने, यानी जैसे कि जितने कारखाने हैं वो दिन रात क्या करते हैं, अपनी चिमनियों मतलब के जो पहले के ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो चिमनी चलाते थे, जैसे कि केरोसिन भर के उसके अंदर जो है रुई कॉटन जो होता है उसको डुबा देते थे, जिसकी वजह से उसमें जो है उसके अंदर जो है रोशनी होती थी। अब केरोसिन जलेगा तो उसके अंदर धुआं तो उठेगा। अब धुआं उठेगा तो वो क्या हो गया, एक तरीके का प्रदूषण हो गया। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही है। यानी जो पेट्रोल से चलाई जाती हैं, जैसे कि बाइक है, ऑटो रिक्शा है, जितने भी गाड़ियां हैं वो क्या हो रही हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां लगातार ऑक्सीजन पीकर कार्बन डाइऑक्साइड उगल रही हैं। अब वो जब पेट्रोल की गाड़ी जब चलती है या केरोसिन से भरी हुई जब गाड़ी चलती है तो कैसे वो धुआं छोड़ती है, तो धुआं छोड़ती जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक केमिकल होता है। तो केमिकल के हिसाब से जो हम जब वो सांस लेते हैं तो वो सारा केमिकल जो है हमारी सांस के जरिए हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे फेफड़े जो है खराब हो जाते हैं। प्रदूषित हवा के कारण मानव नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहा है। यानी मैंने बोला ना कि जिस तरह से पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है वो केमिकल होता है, और केमिकल के जब ये ट्रैफिक में हम रहते हैं तो ये जो केमिकल निकलता है, तो ये केमिकल क्या है, हमारी सांस के जरिए हमारे बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से है हमारे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दमा और फेफड़े की बीमारियां
दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो दमा होता जा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे कमजोर होते जा रहे हैं। बढ़ती आबादी के साथ बस्तियों, गलियों आदि में गंदगी का बोलबाला है। अब जो है बढ़ती आबादी, यानी कि जो हमारी आबादी है, इंसान है, पीपल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से है जो हमारी बस्तियां हैं, जो हमारी सोसाइटियां हैं, हमारी गलियां हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ क्या हो रहा है, गंदगी का बोलबाला हो रहा है, यानी वहाँ गंदगी बहुत पाई जाती है। घरों का कूड़ा सरकट, सड़ी गली सब्जियों, छिलकों के ढेर, नालियों का सड़ता पानी आदि वायु प्रदूषण के घरेलू कारण बन गए हैं। अब जो है घरों का जो हमारा कूड़ा करकट होता है, अब वो क्या होता है, हम जो हमारा घर का जो कूड़ा करकट है वो सब गली में फेंक देते हैं, या गली सब्जियां होती हैं, सड़े अंडे होते हैं, जो भी घर का कचरा होता है वो हम क्या करते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं। तो वो क्या होता है, बारिश की वजह से नालियों में चला जाता है या पानी में चला जाता है बहकर, तो वो क्या है, हमारे वायु प्रदूषण के घरेलू कारण बन जाते हैं। वो फिर हवा से हमें हवा जो आती है, जिसकी वजह से वायु यानी हवा, तो हवा के प्रदूषण से घरेलू बन जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। हवा के बाद मनुष्य की दूसरी आवश्यकता पानी है। अब यहाँ पानी का जिक्र हो रहा है कि हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता क्या है मनुष्य की, पानी, क्योंकि हम हवा, पानी और खुराक, ये तीन अगर इंसान को ना मिले तो इंसान जो है जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर के अनुसार आज बीमारियों में से लगभग 80% का कारण दूषित पानी का उपयोग है। डॉक्टर लोग के अनुसार, यानी डॉक्टर के नियम से अगर हम देखें तो आज जो बीमारियां हमारे दौरान फैल रही है 80% यानी 80%, 80% जो कारण है उसका क्या है, उसका कारण दूषित पानी। जो पानी है वो गंदा पानी आता है, नालों का पानी भी आ जाता है, केमिकल वाला पानी भी आ जाता है, जिसकी वजह से है जो है 80% यानी कि 80% लोग जो है ज्यादातर पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। गंदे पानी में रोगों के रोगाणु आसानी से पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। जो लोग होते हैं गंदे पानी में, जो रोग के होते हैं, जैसे कि पानी में गंदा पानी रहता है, गटर का पानी रहता है, तो हम उसके अंदर जाते हैं तो हमारे पाँव में कैसी खुजली हो जाती है या फिर पाँव हमारे सड़ने लगते हैं, क्योंकि वो गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है। तो उससे क्या है, जो अजीब अजीब सी बीमारियां जो है पनपने लगती है हमारे शरीर में। इसके स्रोत प्राय कुएं, तालाब तथा नदियां आदि ही हैं। आज शहरों की सारी गंदगी धोने वाले नाले पास की उन्हीं नदियों में डाले जा रहे हैं जो पीने के पानी के स्रोत हैं। यानी कि आज जो स्रोत हैं, प्राप्त हमारे कुएं हैं, जो आज हमारे आसपास के जो कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, वो जो है आज सब शहरों की सारी गंदगी धोने वाले नाले बन गए हैं, उनके पास ही नदियों में डाले जा रहे हैं। जो भी नालों का पानी होता है या गलियों का पानी होता है, वो सब जो कहाँ जाता है, नदियों में डाले जा रहे हैं। और जो पानी पीने के स्रोत है और जो पीने के पानी है वो हमारे स्रोत में आते हैं, यानी हमारे पीने में आते हैं। अब ये सब गंदे पानी पीने में आएंगे तो बीमारियां तो होनी है। कल कारखानों की गंदगी भी नदियों में बहाई जाती है। जो कारखाने होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो उनके जो गंदे पानी होते हैं, केमिकल के पानी होते हैं, वो भी कहाँ करता है, नदियों में बहाए जाते हैं। मरे हुए पशु, अर्धांजलि लाशें गंगा जैसी पवित्र नदी में बहाने से उसका जल भी प्रदूषित हो गया है। अब जो है
जो मरे हुए पशु रहते हैं जैसे कि जानवर हैं और जो लाशें होती हैं तो उनको ठंडा करने के लिए गंगा नदी में बहाया जाता है।